Okay, in previous lecture we have started the basics of AC system. Okay, तो हमने पिछली क्लास में बेसिकली साइनसॉइडल और फेजर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था. व्हाट आर साइनसॉइड्स एंड व्हाट आर फेजर्स. ओके, तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास के अंदर साइनसॉइड कंप्लीट कर लिया था और आज हम फेजर को पढ़ेंगे. ठीक है, तो सो फार वी व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट साइनसॉइड्स. साइनसॉइड्स के बारे में हमने पढ़ा था वी टी इज इक्वल टू कोई भी एक आपके साइन के फॉर्म में या कोसाइन के फॉर्म में साइनसॉइडल, यानी आपके टाइम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव बार बार डायरेक्शन बदल रहा है विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. ओके, दैट इज कॉल्ड साइनसॉइड. ये हमने डिफाइन कर चुके थे. उसके अंदर हम टाइम पीरियड बता चुके थे कि व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड के अंदर. ठीक है, और ये भी बताया था कि भाई एक साइनसोइडल बेसिकली अपने आप एक कांस्टेंट या फिर स्टेडी स्टेट साइनसोइड कब कहलाता है, जब अब वो अपने आप को बेसिकली रिपीट कर रहा है हर एक टाइम पे. ठीक है, तो ये इसका एक पीरियड है जहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल इसकी कंप्लीट होती है. एक साइकिल कंप्लीट होती है उसे हम एक टाइम पीरियड कहते हैं. ये सब हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम वी हैव डिस्कस्ड. एंड व्हाट लैगिंग और लीडिंग वाला भी बता चुका हूँ मैं कि फेज, व्हाट इज दिस फेज एंगल, ये कितना क्या डिफाइन कर रहा है कि ये बेसिकली दिस इज अवर v1 sin omega t and vm sin omega t plus phi. It means this is leading this v1 by phase angle phi. ओके, ये हम डिफाइन कर चुके हैं. ये मैं सर आपको बता. ये हाँ, सर ये लीड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लीड कर रहा है देखो मतलब? लीड का मतलब ये होता है कि आपने ये सिग्नल तो टी इज इक्वल टू जीरो पे बेसिकली चालू किया. फॉर एग्जाम्पल, ओके, टी इज इक्वल टू जीरो पे चालू किया. तो अगर आप इसमें टी इज इक्वल टू जीरो पे, ये साइन का फंक्शन होता है. Yes. अगर ओमेगा टू, मैं वी वन टी को प्लॉट कर रहा हूँ. ठीक है, वी वन टी को प्लॉट किया तो ये रेड कलर वाला है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई टू पे, दिस इज माई पाई बाई टू. ओके, पाई बाई टू पे ये मैक्सिमम अटेंड कर रहा है और टी इज इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट कर रहा है, जीरो से. बट इसका मतलब ये है कि ये टी इज इक्वल टू जीरो पे नहीं, ये पहले से चालू था. कितने एंगल पहले चालू था? पाई एंगल. अगर इसको 30 डिग्री की बोल दूं तो मतलब ये 30 डिग्री एंगल पहले से चालू होता है. देखो ये यहाँ पे चालू हुआ और ये चालू हुआ यहाँ पे. अगर मैं इसको अगर 1 सेकेंड लूं तो ये हुआ 3 सेकेंड. मतलब ये जो सिग्नल है लैगिंग कर रहा है. हम टाइम के फॉर्म में लैग नहीं दिखा रहे, हम किसके फॉर्म में दिखा रहे हैं? डिग्री के फॉर्म में. सपोज फाइव की वैल्यू है 30 डिग्री. इसका मतलब ये है कि ये जो डॉटेड सिग्नल है, जो ये रेड सिग्नल है, सॉरी, वीएम साइन ओमेगा टी, ये डॉटेड सिग्नल से 30 डिग्री लैग कर रहा है. लैग कर रहा मतलब बाद में चालू कर रहा है 30 डिग्री. जब ये यहाँ पे 30 डिग्री पे देखो मैक्सिमम अटेंड कर रहा है लगभग, ये चालू हो रहा है. तो लीडिंग, और या फिर मैं इसको उल्टा भी कह सकता हूँ. उल्टा ये कह सकता हूँ कि जो डॉटेड सिग्नल है वो इस आपके जो रेड वाला सिग्नल है वीएम साइन ओमेगा टी को लीड कर रहा है. कितना एंगल लीड कर रहा है? 30 डिग्री. ठीक है, आज और ज्यादा समझ में आ जाएगा. मैं जब फेजर समझाऊंगा ना, ये हम ज्यादा डील करेंगे इस साइनसॉइड की जगह हम फेजर्स को डील करेंगे. तो फेजर में कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है. तो फेजर में तुमको आइडिया पता चल जाएगा कि क्या लीड कर रहा है क्या लैग कर रहा है. यहाँ तो सिर्फ सिंपल ये समझो, लीडिंग और लैगिंग का मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर जल्दी चालू हो रही है मतलब वो लीड कर रहा है. तो इस सिग्नल में पता चल गया वो कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है. ठीक है, ये इसका इनिशियल यानी ये यहीं से चालू हो रहा है. ठीक है, ये इसका पीक पहुंच गया जब ये चालू हुआ, इसका मतलब ये लीड कर रहा है. या फिर ये सिग्नल लैग कर रहा है किसको? इस डॉटेड सिग्नल. ठीक है, यस सर। ये हमने पढ़ लिया था. ये सारे नोटेशंस आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देख चुके हो, कैसे कन्वर्ट करते हो साइन कॉन कोसाइन के अंदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, ये वाली. और ये आपने दूसरा फिर मैंने ग्राफिकल बताया था आपको कि भाई इस डायरेक्शन में प्लस कॉस ओमेगा टी होता है, इस डायरेक्शन में आपका प्लस साइन ओमेगा टी होता है. और इससे भी आप परफॉर्म कर सकते हो. और क्लॉकवाइज ऐसे सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन होता है. किसका? एंगल्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, आज फेजर मोड देख लेंगे हम. फिर उसके बाद में वही डिफाइन एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको. नेक्स्ट, इसके अंदर आप a प्लस बी इजिकल टू सी कॉस ओमेगा टी सी माइनस थीटा लिख सकते हो, जिसमें c की वैल्यू क्या होती है? इसका मैग्नीट्यूड, और थीटा की वैल्यू होती है इसका एंगल. ओके, ये हम देख चुके हैं पिछली क्लास के अंदर. इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल कर लिया है. ओके, चलो आज हम चालू करते हैं फिर फेजर्स. फेजर्स क्या होते हैं?
फेजर सबसे पहले देखो क्यों पढ़ रहे हैं हम फेजर, साइनसोइडल और फेजर का जो अगर कैलकुलेशन करें, अगर कोई भी क्वेश्चन हम साइनसोइड से करते हैं और कोई भी क्वेश्चन हम फेजर से करते हैं, रिजल्ट सेम आता है। बट फेजर क्या ज्यादा आसान है, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, कैसे वो हम देखेंगे। तो साइनसोइड को ही हम बेसिकली फेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाउ टू कन्वर्ट अ साइनसोइड इनटू फेजर वो हम देखेंगे आज। ठीक है, so basically what is phasor? A phasor is a complex number that represents the amplitude and phase of a sinusoid. Okay, बेसिक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा कि भाई एक टू डायमेंशनल में एक तो आपकी क्या है, रियल एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस इज कॉल्ड माय रियल एक्सिस। ठीक है, और दिस वाई एक्सिस इज कॉल्ड माय इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये आप देख चुके हो मैथमेटिक्स में, वापस यही डिफाइन करेंगे। तो एक फेजर बेसिकली क्या है, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक्स प्लस जे वाई। ये एक्स क्या है, मेरा रियल पार्ट है, वाई मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो फेजर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ ए साइनसॉइड। जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था एम्पलीट्यूड क्या है और फेज क्या है। जैसे अगर मैं इसमें बात करना चाहूँ, this is my c is called my amplitude and theta is called my phase। कितना फेज डिफरेंस है। और ओमेगा टी आपका क्या है, ओमेगा मेरी फ्रीक्वेंसी है जो कि कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट पे डिफाइन कर रहे हैं सब कुछ। अब मैं मान के चल रहा हूँ मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। ओके, तो इसी को हम क्या करें, अ फेजर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ ए साइनसॉइड। साइनसॉइडल सिग्नल है, उसका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और फेज एंगल डायरेक्ट। ठीक है, अब बेसिकली फेजर बहुत सिंपल है और ये सब हिस्ट्री है कि चार्ल्स सीजमैन ने 1893 में फेजर बेसिकली बताया था कि व्हाट इज फेजर वगैरह। तो उससे सबसे पहले आपने देख लिया कि व्हाट इज फेजर। फेजर बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है एज वेल एज उसके एंगल को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई, वेयर x is my real part, okay, and y is my इमेजिनरी पार्ट। ये हम देख चुके हैं, यानी एक्स और वाई एक्सिस में ये वाला वाई एक्सिस तो मेरा इमेजिनरी पार्ट है और एक्स एक्सिस मेरा क्या है, रियल पार्ट है। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो। व्हाट इज जे? जे आपने पढ़ा होगा, जे कॉम्प्लेक्स नंबर है, जे की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1 का भाई ये मतलब रूट ऑफ 1 तो 1 होता है, बट रूट ऑफ -1 को हम जे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स में, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, ये सारी चीजें आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो फिर से। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्स एंड वाई आर डू नॉट रिप्रेजेंट अ लोकेशन। ये लोकेशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बेसिकली। जैसे आप एक्स और वाई एक्सिस के अंदर आप अगर पॉइंट लिखते हो 2,3, 2,3 का मतलब एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो ये यहाँ कहीं होगा। तो ये इसकी लोकेशन को। बट वेयर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये है इंपॉर्टेंट। z की वैल्यू क्या, एक्स प्लस जे वाई। इसको अगर फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो r एंगल फाइव। व्हाट इज r? r इज माय मैग्नीट्यूड। मैंने अभी आपको बताया फेजर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेजर कर रहा है मैग्नीट्यूड और एंगल। तो देखो ये r की है मेरा मैग्नीट्यूड और फाइव मेरा क्या है, एंगल। तो दिस इज माय फेजर फॉर्म। ओके, इसको हम ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। आर मेरा मैग्नीट्यूड है, आर एज इट इज आ गया। एंगल को मैं ई की पावर j5 लिख रहा हूँ, ई की पावर j5, फाइव मेरा एंगल है। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब एग्जांपल करेंगे। ये तीन फॉर्म आपको याद रखना है। ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई, ये मेरा कौन सा फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ठीक है, x मेरा रियल पार्ट है और y मेरा इमेजिनरी पार्ट है। अगर इसको ही फेजर को आप बेसिकली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो, मैंने आपको क्या बताया, फेजर इज ए बेसिकली व्हाट इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, दैट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड एंगल। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है एक फेजर फॉर्म का, एक्स प्लस जे वाई। इसको अगर आपको कहा कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं बताऊंगा। बट पोलर फॉर्म का क्या होगा, आर एंगल फाइव। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हम रेयरली यूज करते हैं वो है आर एंगल ई की पावर जे पर। हम ये स्टार्टिंग के दोनों फॉर्म ये ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, देखो आर क्या है, आर मेरा मैग्नीट्यूड है। ये कैसे निकलेगा, इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखो ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है, दिस इज माई रियल एक्सिस।
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मेरी इमेजिनरी एक्सिस है, मुझे किसको प्लॉट करना है, एक्स प्लस जे वाई। तो सपोज दिस इज माई एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे है, सपोज ये मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, 2 + J4 को प्लॉट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा 4 है, 4 J4 मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे, ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है, 4J लिख रहा हूँ मैं, ओके, J4। ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, इसको मिला दिया। अब इसका आर की वैल्यू क्या है, इसको मैंने रिजल्टेंट ये यहाँ से आपके ओरिजिन से ऐड इसको कनेक्ट किया है, दिस इज माई आर। ये z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस जे वाई, तो वो ये z की लाइन है, और इसका जो ये लेंथ है उसको मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, r। तो r इज नथिंग बट इट्स मैग्नीट्यूड। कैसे निकालोगे, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाए, और ये एंगल फेज है सपोज, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हाइपोटेन्यूज, इट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस, तो सिंपल आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखी है सी। ओके, नाउ ये एंगल, दिस इज माय फाई एंगल, यानी ये रियल एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है, रियल एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, वो सिंपल ये निकलेगा, फाई इज इक्वल टू, ये टेन फाई कह सकते हो, टेन टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपने पढ़ा है। तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई बाई एक्स, देन फाई विल बी टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। बस ये याद रखना आपको। तो फाइव की वैल्यू होगी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि कहे कि भाई एक्स प्लस जे वाई है, मेरा रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको मैं, दिस इज माई रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ ए फेजर, अगर इसको मेरे को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म क्या होता है, आर एंगल फाइव, दिस इज आर एंगल फाइव। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल, एक्स और वाई का मैग्नीट्यूड ले लो, एक्स आर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंगल कहां से निकलेगा, एंगल निकलेगा टेन इनवर्स, जो इमेजिनरी पार्ट है वो ऊपर, अपॉन नीचे आपका न्यूमरेटर में y अपॉन डिनोमिनेटर में x, टेन इनवर्स y बाई x, सिंपल है, ठीक है। तो ये मेरा रेक्टेंगुलर फॉर्म, दिस इज माय पोलर फॉर्म। अब एक और चीज है, अगर इस ग्राफ से अगर आप देखो, ये r है, ये x है, अगर x की वैल्यू में अगर फाइंड करना चाहूँ इन द फॉर्म ऑफ r, तो क्या हो सकता है, r cos फाइव, ये बेस क्या हो जाएगा, r cos फाइव, मतलब x की वैल्यू हो गई r cos फाइव। सिमिलरली ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस, दैट इज r sin फाइव। बस, तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ समझ में नहीं आया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये फाइंड याद रखना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं इसको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, आर और आर एंगल फाइव, और आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फाइव की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, दिस इज माई पोलर फॉर्म। अब इसको, ये मेरा पोलर फॉर्म है, अब पोलर फॉर्म से आपको रेक्टेंगल फॉर्म में लाना है, तो क्या करोगे, सिंपल है, नथिंग बट आर तो बाहर ले लो, ये एंगल का मतलब ये है कॉस फाइव प्लस जे साइन फाइव। देखो यहाँ पे हमने निकाला, अभी प्रूव कर दिया है, अगर ये आया कहां से, यहाँ से प्रूव किया मैंने, इस डायग्राम से, फेजर से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। तो अगर आपके पास पोलर फॉर्म दे रखा है, पोलर फॉर्म से किस में लाना है आपको, दिस फॉर्म में, तो उसके लिए हम जानते हैं आर तो एज इट इज मैग्नीट्यूड, इसको बाहर रख लो, ब्रैकेट के अंदर फाइव एंगल को कैसे आप ओपन करोगे, कॉस ऑफ फाइव प्लस जे साइन फाइव। तो हमेशा याद रखना, रियल पार्ट में कॉस फाइव रहता है और इमेजिनरी पार्ट में हमेशा क्या रहता है, साइन फाइव। ओके, एक एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसको बेसिकली हमने क्यों रिप्रेजेंट किया है, तो देखो ये दो क्वांटिटीज हैं, एक कॉस ओमेगा टी है और एक बी कॉस ओमेगा टी है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करना है, तो यार फिर से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालो, साइन ओमेगा टी की वैल्यू वैल्यू कॉम्प्लेक्स है, या फिर मल्टीप्लाई करना है। तो अगर साइनोसॉइड के अंदर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, आप कुछ भी करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, तो वो कॉम्प्लेक्स है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप इस साइनोसॉइड को किस में चेंज कर देते हो, फेजर्स के अंदर। फेजर्स मतलब, फेजर के तीन फॉर्म है, मैंने आपको बताया अभी, फेजर हैव थ्री फॉर्म, पहला रेक्टेंगुलर फॉर्म, दूसरा पोलर फॉर्म, तीसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें हम मैक्सिमम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म, ठीक है। 99% में हम यही यूज करेंगे, 1% में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे। देखो, तो सबसे पहले
क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें क्या फेजर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना आसान होता है, कैसे वो देखेंगे। अब फिर से अब क्वेश्चन ये आता है कि आप कौन सा करोगे भाई, एडिशन करना है तब कौन सा, रेक्टेंगुलर फॉर्म करोगे या पोलर फॉर्म करोगे। तो सबसे बेस्ट है जब भी आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म इज बेनिफिशियल। बाकी और अदर जो भी आपके हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, है ना, उसके लिए कौन सा फॉर्म ज्यादा बेटर है, पोलर फॉर्म। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर बेटर परफॉर्म्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आर बेटर परफॉर्म इन पोलर फॉर्म। ओके, सपोज एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, z1 है मेरा x1 प्लस जे वाई वन, ओके, और z2 है मेरा x2 प्लस जे वाई टू। ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, R1 एंगल फाइव वन। व्हाट इज R1, R1 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है, और फाइव वन की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स y1 बाई x1। सिमिलरली ऐसा, अब मुझे ऐड करना है, तो अगर कोई चीज को, क्वांटिटी को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, वन सेकेंड, एक्स ऐड करना है, तो आप जानते हो कि रियल पार्ट रियल से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड होगा। तो x1 और x2 डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली y1 और y2 डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो देखो ये बन गया, आसान है। अब इसको आप ऐड नहीं कर सकते, R1 प्लस R2 फाइव टू। अब कैसे ऐड करोगे, कोई है नहीं, तो इससे अच्छा है आप इसको क्या करोगे, इसको आप किससे चेंज करोगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, फिर ऐड कर लोगे आराम से, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी आराम से हो जाएगा, z1 माइनस z2, x1 माइनस x2 प्लस जे y1 माइनस y2। सिमिलरली अब मल्टीप्लीकेशन, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, किनको मल्टीप्लाई करना है, x1, वन सेकेंड, हाँ, x1 जे वाई वन इंटू x2 जे वाई टू। अब क्या करोगे, इस टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस, फिर इस टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करो। इससे अच्छा है आप पोलर फॉर्म को मल्टीप्लाई कर लो। पोलर फॉर्म में क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो एंगल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। ये ध्यान रखने वाली चीज है। देखो ये भी डायरेक्ट आ जाएगा, z1 z2 की वैल्यू मतलब r1 और r2 जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो एंगल्स हैं उनको ऐड कर दो। सिमिलरली डिवीजन, डिवीजन में z1 बाई z2 में r1 r2 को आप डिवाइड कर दो, और जो फाइव वन, R1 की वैल्यू, एंगल कितना है, फाइव वन, डिवाइडेड बाय R1 है ये, डिवाइडेड बाय R2 एंगल फाइव टू है। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फाइव वन माइनस फाइव टू, ऊपर जो है वो फाइव वन, नीचे वाला फाइव टू, इजिली आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर पूछा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो वापस। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में देखो वन अपॉन जेड पूछा है तो वन अपॉन आर हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये नीचे एंगल फाइव था, ऊपर जाते क्या हो जाएगा, माइनस फाइव। ओके, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के लिए भी पोलर फॉर्म ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर अंडर रूट ऑफ जेड निकालना है तो आपको पता है आर एंगल फाइव होता है इसका पोलर फॉर्म, तो आर का अंडर रूट निकाल लो, देखो ये रहा, और फाइव एंगल का फाइव बाई टू कर दो। क्या करना है आपको, फाइव बाई टू रूट में, ये प्रूव हो चुका है, आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर z की वैल्यू x प्लस जे वाई है जो हमने ले रखी है, अगर इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब इसके ऊपर एक स्टार लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अगर x माइनस जे वाई होता, ओके, x माइनस जे वाई होता, अगर इसका कॉन्जुगेट करना होता तो क्या होता, x प्लस जे वाई। एक्स रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं हो रहा, किसका साइन चेंज हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट का, ध्यान रखने वाली चीज है ये, ठीक है। अब ये तो आपका क्या बन गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको मुझे किसमें चेंज करना है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म हम जानते हैं एक्स और वाई का, चाहे एक्स प्लस वाई हो चाहे एक्स माइनस वाई हो, कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसका आर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस वाई स्क्वायर, वाई यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाई का होल स्क्वायर वापस प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज माई आर, बट एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे एक्स माइनस फाइव की जगह वहां पे प्लस फाइव था, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस फाइव। और इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, आर एज इट इज आर ई की पावर जे फाइव माइनस जे फाइव। देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में किया था, ये रहा,
एंगल प्लस था तो ये ऊपर भी प्लस जे फाइव था। मैग्नीट्यूड तो आर बार आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस आ गया एंगल तो आपका ये आ गया। ओके, तो आपको यहाँ मोटा मोटा जो ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात वो ये तीन फॉर्म को याद रखना। कैसे आपस में इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। ओके, एक्स प्लस जे वाई, इसको आप आर आर ऑफ फाइव में कन्वर्ट कर सकते हो। आर मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइव का मतलब टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। सिमिलरली आर ई की पावर जे फाइव, आराम से एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने देख लिया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा इजी रहता है कि रेक्टेंगल फॉर्म में आप काम करो, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रेसिप्रोकल के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आप इजी रहता है कि आप बेसिकली पोलर फॉर्म में काम करो। और एक और चीज ये आप जानते हो, जे की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ माइनस वन, ये आप जानते हो। जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जे स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस वन। ओके, तो वन अपॉन जे को माइनस जे लिख सकते हैं। कैसे, देखो वन अपॉन जे है, इसको मैं जे और जे से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में और ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। जे कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बताओ जे इंटू जे क्या होता है, जे स्क्वायर, और जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन। तो जे ऊपर पड़ा रह गया तो माइनस जे आ गया। तो ये हमेशा याद रखना, वन अपॉन जे इज इक्वल टू माइनस जे, आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। चलो, अब नेक्स्ट, ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर इल्यूट्स आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ठीक है। वो एक्सपोनेंशियल को साइनसोइडल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम आता है, ये आप देख चुके हो। तो ये आप पहले पढ़ चुके हो कि व्हाट इज हाउ टू कन्वर्ट बेसिकली रिप्रेजेंट अ फेजर फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू दिस साइनसोइडल फॉर्म। ये रहा। इसमें देखो क्या ध्यान रखने वाली चीज है, ई की पावर प्लस माइनस जे फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस फाइव प्लस जे साइन फाइव। इसका मतलब हमेशा याद रखो कॉस फाइव किस में आएगा, रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा मेरा, साइन फाइव। ठीक है, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बीच में माइनस जे फाइव है तो माइनस आ जाएगा। इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ, कॉस फाइव को क्या लिख सकता हूँ, कॉस फाइव को मैं ये लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ ई जी फाइव। रियल पार्ट ऑफ ई जे फाइव, देखो ई जे फाइव इसका रियल पार्ट कौन सा है, कॉस फाइव। सिमिलरली साइन फाइव को क्या लिख सकता हूँ, इमेजनरी पार्ट ऑफ आपका ई जे फाइव। देखो ये वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे एक बेसिकली साइनसोइडल लेते हैं वी टी, जिसकी वैल्यू है वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको यहाँ ढंग से समझना, हमेशा क्वेश्चन आपको क्या आएगा, एक साइनसोइडल कोसाइन के फॉर्म में दे रखा होगा और आपको उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, या पोलर फॉर्म में। तो कैसे करोगे उसके लिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है। अब देखो वी टी इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप जानते हो व्हाट इज कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो मैग्नीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज रियल पार्ट ऑफ ई जे फाइव। ठीक है, जे फाइव क्या है मेरा, फेज एंगल। बट यहाँ पे फेज एंगल क्या है, ध्यान से देखने वाली चीज है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ बी एम तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रह रहा है। इसको क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां से हम डिफाइन कर चुके हैं। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर जे ओमेगा टी को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ई की पावर जे ओमेगा टी इंटू ई की पावर फाइव, सॉरी जे फाइव। ये कर सकता हूँ, इन दोनों को आप देखते हो एक्सपोनेंशियल में ऐड हो जाती है टर्म्स, है ना। आप जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू फाइव, यानी टू प्लस थ्री हो जाते हैं। तो वही किया मैंने, देखो इसको मैंने यहाँ अलग कर दिया। अब एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ, रियल पार्ट ऑफ दिस वी एम ई की पावर जे फाइव को मैंने डार्क वी लिख लिया, एक कैपिटल वी। ठीक है, यहाँ पे दिस वेयर वी इज इक्वल टू, ये रहा वी एम ई की पावर जे फाइव, यहाँ पे पुट कर दिया। और वी एम ई की पावर जे फाइव को अगर ये आपका दे रखा है एक्सपोनेंशियल, इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपल, दिस इज मैग्नीट्यूड और एंगल ये वाला फाइव, इसलिए मैंने किया है। देखो इसलिए अलग किया क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी फेजर्स को डील कर रहे हैं, ध्यान रखने वाली चीज है, जितने भी फेजर्स को डील कर रहे हैं, साइनसोइडल को डील कर रहे हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे, यानी ओमेगा।
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, आप जानते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो हम यहाँ पे ओमेगा टर्म को साइड में रख रहे हैं क्योंकि ओमेगा का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सारे डी जो सारी डिफाइन कर रहे हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो रिजल्ट है वो ओमेगा में ना याद रख के किस में याद रखूं, सिंपल उसके फेज एंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वांटिटी डिफाइन की है, वी डार्क इज इक्वल टू वी एम ई की पावर जे फाइव वेयर इज इक्वल टू वी एम एंगल फाइव। ओके, ये लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, देखो V वेयर V इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए साइनसोइडल VT, फेजर रिप्रेजेंटेशन है। ओके, एज वी सेड अर्लियर। अब हम जानते हैं कि फेजर क्या है, फेजर इज ए कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ ए साइनसोइडल। अब ये वाला जो पार्ट है V e की पावर जे ओमेगा टी, V को क्या हम क्या लिख सकते हैं, Vm e की पावर जे फाइव। तो वापस वही लिखा है मैंने, कुछ नहीं। इसको हम एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्लेन पर प्लॉट करते हैं। जब हमने इसको ओमेगा यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट किया तो कुछ ये वाला ग्राफ आया, यानी एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है Vm और ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा स्पीड से ये रोटेट कर रहा है रेडियन पर सेकेंड, और इसका फेज एंगल कितना है, फाइव, यानी चालू यहां से हुआ है। ठीक है, इसकी थ्योरी आपको नहीं आने वाली, बट बेसिक्स क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। फाइनल क्या याद रखना है वो आपको मैं अभी बता दूंगा, अगर ये समझ में भी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब हमने इसको बेसिकली साइन इसको साइनर कहते हैं, इस साइनर को हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट किया तो हमने क्या पाया कि टाइम के साथ एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड Vm से रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी, ओमेगा की वेलोसिटी से रेडियन पर सेकेंड। और इसी को अगर हमने जब इसको इसी इसी रोटेशन को हमने एक टाइम के फ्रेम पे रियल एक्सिस पे प्लॉट किया, रियल एक्सिस पे प्लॉट किया, तब हमारे पास क्या है, एक साइनसोइडल सिग्नल। ये मेरा फेजर का वाला था, फेजर वाला रोटेट, और इसको अगर हम जब टाइम के डोमेन पे करा तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक साइन को। ठीक है, जो कि रियल पार्ट ऑफ वी ई की पावर जे ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज नहीं होती है, बस ये आया कहां से वो बता रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं फेजर डायग्राम की। ठीक है, फेजर होता है, फेजर मैंने आपको बता दिया, फेजर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेजर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड और उसका, इसके मैग्नीट्यूड का एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल। अब इस फेजर को जब हम एक डायग्राम में यानी ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं फेजर डायग्राम। क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए, मशीन के अंदर आगे आप फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ोगे, पावर सिस्टम में पढ़ोगे, फेजर डायग्राम के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली फेजर का क्या होता है। फेजर का मैंने आपको बता दिया, एक आर एंगल थीटा है, सपोज आर मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर क्वांटिटी है मान लो, आर मेरा मैग्नीट्यूड है और थीटा मेरा एंगल या डायरेक्शन। ओके, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज मैंने दो फेजर लिए, एक फेजर लिया है वीएम, वी वोल्टेज का वीएम एंगल फाइव, और एक करंट का लिया आई एम एंगल माइनस थीटा। तो आपको सबसे पहले एक तो रेफरेंस मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो रेफरेंस, ये मेरी वाई एक्सिस, दिस इज माय रियल एक्सिस। मैंने रेफरेंस किसको माना है, रियल एक्सिस को। किसको माना है, रियल एक्सिस को, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये वी का मैग्नीट्यूड कितना है, वीएम है सपोज, और एंगल कितना है, फाइव। मैंने आपको बता चुका हूं कि हमेशा एंगल पॉजिटिव का मतलब इस डायरेक्शन और नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज, पीछे वाली डायरेक्शन, ये ध्यान रखना। तो एंगल फाइव है, एंगल फाइव मतलब प्लस फाइव है, प्लस फाइव मतलब इस रियल एक्सिस से प्लस फाइव, ये रहा प्लस फाइव, ये एंगल। कितना मैग्नीट्यूड है, वीएम, दिस इज माय वीएम, वी का फेजर आ गया, दिस इज माय वी फेजर और फेजर डायग्राम। अब मुझे आई एम बनाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कितना एंगल है, माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब रियल एक्सिस से पीछे कितना, थीटा एंगल पीछे, माइनस थीटा। कितना है मैग्नीट्यूड, आई एम। अब कोई पूछे कि भाई इस V और I के बीच में आपका कितना फेज डिफरेंस है, दैट विल बी इक्वल टू फाइव प्लस थीटा, फाइव प्लस थीटा, माइनस थीटा नहीं, फाइव प्लस थीटा। अब कोई पूछे कि लीडिंग और लैगिंग, मैं आपको बता चुका हूं फिर से, इसके अंदर हम जानते हैं ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये पीछे बैकवर्ड वाला है। तो ये अगर इसी में चलेंगे, ये रेफरेंस माना है,
इस रेफरेंस के केस में ये तो लीड कर रहा है, कितने एंगल से लीड कर रहा है, 5 एंगल से, और ये आई एम कितने एंगल से लैग कर रहा है, माइनस थीटा। और ये भी कह सकता हूं मैं कि तो इस रियल एक्सिस के रेफरेंस में मैंने माना है। ओके, अगर कोई पूछे कि आई एम कितना लीड कर रहा है या फिर कितना लैग कर रहा है V1 V के रेफरेंस में, तो वो एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 5 प्लस थीटा। तो आई एम इज लैगिंग बाय 5 प्लस थीटा एंगल V से, या फिर उल्टा भी कह सकता हूं, V इज लीडिंग आई एम बाय थीटा प्लस 5 एंगल। ठीक है, so this diagram is called phasor diagram। ओके, ये आप पहले पढ़ भी चुके हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी रब इट। ओके, देखो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, वी एंगल 5। वी एंगल 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक रेफरेंस ले लो, ये रेफरेंस ले लिया मैंने, 5 एंगल मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, ये बना दिया मैंने 5 एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये मेरा वी एम बन गया। सिमिलरली आई एम माइनस थीटा, ये रेफरेंस है, माइनस थीटा मतलब पीछे, ये थीटा है, ये मेरा 5, दिस इज माई आई एम, बस बन गया। अब फेजर डायग्राम ऑफ दिस। ओके, ये फेजर डायग्राम हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कन्वर्ट है, ये जो आपका ये है वीटी, ये आपका टाइम डोमेन में, किसमें है, टाइम डोमेन में। हम इसको फेजर डोमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फेजर डोमेन मेरा ये है। तो देखो हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा वीएम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आए, हमें ओमेगा पे ध्यान नहीं देना, और क्योंकि हमने कब किस पे डील किया है यहाँ पे, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे। ओके, तो वीएम जो मैग्नीट्यूड है फेजर का फॉर्म, जब हम साइनसोइडल को फेजर में कैसे कन्वर्ट करें, यहाँ ये बता रहा हूं मैं। वीएम को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ये एज इट इज लिख दिया, और ये एंगल लिखेंगे यहाँ पे बस। एंगल का मतलब ओमेगा टी के बाद बाद में जो ये एंगल है, दिस इज प्लस 5 तो प्लस 5, अगर ये माइनस हो जाता तो यह माइनस 5 आता, बस। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे एक टेबल बता देता हूँ। देखो ये हम जान चुके हैं कि कॉस ओमेगा टी प्लस 5 को हमने क्या लिखा, वी ऑफ 5। साइन ओमेगा टी प्लस 5 को क्या लिखोगे, देखो साइन ओमेगा टी प्लस 5 को कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप साइन को किस में चेंज करो, कॉस में, क्योंकि हमने यहाँ पे किसको रेफरेंस माना है, कॉस को माना है। कॉस को ही हम डायरेक्ट फेजर में लिख रहे हैं, तो जो भी अदर से साइन हो या टेन हो, कॉट हो, उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, सबसे पहले कॉस में। तो आप साइन को जब कॉस में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता है ये आएगा वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस 90। ये हम साइन ओमेगा टी प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 90 कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये आ गया, वीएम को एज इट इज लिख दिया हमने, वीएम एंगल ओमेगा टी को भूल जाओ, एंगल कितना है 5 माइनस 90, तो देखो एंगल मैंने 5 माइनस 90 लिख दिया। तो आपको बार बार ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है जब साइन आए तो माइनस 90 लेना है। देखो ये रहा। सिमिलरली आई एम अगर करंट दे रखा हो तो आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आई एम एंगल थीटा, ये रहा। और साइन के फॉर्म में दे रखा है तो क्या लिखेंगे हम, आई एम एंगल थीटा माइनस 90, ये रहा। ठीक है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करके। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, और एक स्टार्टिंग में तीनों फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखने वाली चीज है सिंपल, कि भाई अबाउ जो भी आपका ये कौन से डोमेन के अंदर है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये किसमें है, टाइम डोमेन या फिर आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये है मेरा फेजर डोमेन। ओके, तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन को यानी फ्रीक्वेंसी को क्या माना है, कांस्टेंट माना है। ठीक है, सॉरी ये आपका टाइम डोमेन में है क्योंकि ओमेगा टी, ठीक है टी, और ये मेरा फेजर डोमेन है, और इस फेजर डोमेन को ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी क्या मानी मैंने, कांस्टेंट, देखो ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी। ओके, अब एक और चीज, ये तो बात हुई सिंपल इनकी, अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन टर्म आ जाए तो उनको हम फेजर के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो देख लेते हैं। देखो ये वी टी इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 है। हम जानते हैं कॉस वाला क्या है, मेरा रियल पार्ट है। देखो रियल पार्ट ऑफ वी ई की पावर जे ओमेगा टी हम अभी देख चुके हैं पीछे।
अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो, देखो ढंग से, इसको डी बाई डी टी करते हो तो आप आएगा क्या आएगा, वी एम तो एज इट इज आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या होता है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, ठीक है। बट कॉस का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं साइन में तो माइनस साइन आता है, देखो ये माइनस साइन आ गया। और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आ गया। ये तो आप डिफरेंशिएशन जानते हो। अब बट इस साइन को मुझे किस में चेंज करना है, कोसाइन में। ये नेगेटिव है सबसे पहली बात तो इसको हम, अगर नेगेटिव नहीं होता तो क्या हो जाता, कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 90 करते। बट हमने क्या किया यहाँ पे, प्लस 90, तो प्लस 90 का मतलब होता है माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ गया, तो माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो मेरे पास क्या बन गया, ओमेगा वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस 590। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट, ये कॉस मेरा क्या होता है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कौन सा था, साइन, ये साइन। तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा वी एम, इसको क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर जे ओमेगा टी, इसको ई की पावर जे फाइव, इसको ई की पावर जे 90, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ ई की पावर जे 90 को अगर मैं साइन और कॉस के फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, आप जानते हो कि साइन ई की पावर जे फाइव को हम ये लिखते हैं, अगर आपको याद होगा तो, सेकेंड, को हम लिख सकते हैं साइन, सॉरी कॉस आएगा पहले, रियल पार्ट कॉस आएगा, कॉस फाइव प्लस जे साइन फाइव। ओके, अब फाइव की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो। कॉस 90 क्या होता है, जीरो। साइन 90 क्या होता है, वन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जे। यानी ई की पावर जे फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, जे। तो देखो ये जे आ गया बाहर, और ओमेगा तो था ही। अब देखो जो ओरिजिनल था हमारा वो क्या था, वी इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी, और ई की पावर जे फाइव को हम लिख सकते थे वी इंटू ई की पावर जे, वी को हम याद, अगर आपको याद, वी को हम ये लिखते हैं वी एम ई की पावर जे फाइव, ये बता चुके हैं, कैपिटल डार्क ई को, तो ये रहा। तो आपने देखा कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक टर्म मल्टीप्लाई में आ जाती है, क्या आती है वो, जे ओमेगा। तो देखो इसको कंक्लूड करते हैं, जब भी डी बाई डी टी टाइम डोमेन में है, इसको हमें किस में डोमेन में करना है, फेजर डोमेन या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो आपको क्या करना है, जे ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डी बाई टी की जगह वी तो आपका ये वी आ जाएगा कैपिटल वी, और ये जे ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन को फेजर डोमेन या उसमें करना, कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा, जे ओमेगा आएगा, बट वो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। बस ये याद रखना। ओके, ये आपका कंक्लूजन है यहाँ पे, ये जो नीचे दे रखा है ये साथ में यही कंक्लूजन है कि जब भी आपका डिफरेंशिएशन आएगा, देखो टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन इतना कैलकुलेट करना पड़ा आपको, इतना कैलकुलेट करना पड़ा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल डी बाई डी टी की जगह क्या पुट कर दो, जे ओमेगा इंटू वी, ये वी आपका दे रखा ऑलरेडी। और इंटीग्रेशन को पूरा इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं फेजर डायग्राम में, फेजर में, डोमेन में आपको सिंपल वी इंटीग्रेशन की जगह क्या लिख रहा है, डिवाइडेड बाई जे ओमेगा। एग्जाम्पल कराऊंगा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नाउ कंक्लूजन, क्या ध्यान रखना है इसमें, अभी तक हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो याद रखना है। सबसे पहली बात तो, फेजर किसका होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई, ठीक है। इसको हम तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं फेजर के फॉर्म में, सबसे पहला रेक्टेंगुलर फॉर्म एक्स प्लस जे वाई, फिर दूसरा पोलर फॉर्म, तीसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन रेक्टेंगुलर में ज्यादा आसान है, और बाकी सारे सब कुछ किसमें, आपका पोलर में। फिर ई की पावर जे फाइव आप जानते हो, यूलर्स फॉर्मूला, कॉस फाइव आपका रियल पार्ट, साइन फाइव आपका इमेजिनरी पार्ट। और आपको जो यहाँ याद रखना है वो ये रखना है, वन सेकेंड, ये वाला, वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है टाइम डोमेन। इसको अगर हमको पोलर फॉर्म में करना है तो सिंपल
कोई भी क्वांटिटी का साइन में तो कॉस में चेंज कर दो, फिर वीएम एज इट इज आ जाएगा, एंगल सिर्फ ये फाई वाला। ओके, दिस वन। और अगर डिफरेंशिएशन है तो जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन है तो जे ओमेगा से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन वीटी, वीटी क्या मेरा टाइम डोमेन और वी क्या मेरा फेजर डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन। What is VT? VT is the instantaneous or time domain representation, while V is the frequency or phasor domain representation. While VT is time dependent, but phasor is not time dependent. ये ध्यान रखने वाली चीज है। VT is always real, ये real होगा, but V is generally complex. Complex number को तो define कर रहा है phasor। ठीक है, अब जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है फेजर एनालिसिस अप्लाइज ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। ये ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर वेरिएबल है तो हम फेजर एनालिसिस नहीं कर सकते। दो फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, तो कांस्टेंट। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले एवेल्यूट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला ए वाला पार्ट देखो, 40 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 20 एंगल -30 डिग्री और उसका अंडर रूट हाफ की पावर हाफ। तो सबसे पहले आपको देखना है ये कौन सा फॉर्म दे रखा है, ये कौन सा फॉर्म है। दिस इज माय पोलर फॉर्म और ऐड करना है। तो अभी आपने पढ़ा है, याद किया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो भाई आसान किसमें होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो 40 एंगल 50 और 20 एंगल -30 को हम किसमें चेंज कर ले, हम चेंज कर लेते हैं इनको इनके क्या कहते हैं उसको, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो वो ये आ गया। देखो, यूजिंग पोलर टू रेक्टेंगुलर, 40 एंगल को कैसे करोगे, देखो मैग्नीट्यूड तो एज इट इज रहेगा, अंदर ये एंगल 50 दे रखा है, तो कॉस ऑफ 50 प्लस जे ऑफ साइन 50, ये मेरा किसमें आ गया, रेक्टेंगुलर। सिमिलरली -30 दे रखा है तो 20 कॉस ऑफ -30 प्लस जे साइन ऑफ -30, ये आ गया। अब इनको ऐड कर लो तो ये आ गया, ये आ गया। अब इसका मुझे रूट लेना है, बट यार इसका रूट लेना लंबा पड़ेगा, तो इट्स बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हो, अंडर रूट ऑफ 43.03 का होल स्क्वायर प्लस 20.64 का होल स्क्वायर का, ये आ गया। एंगल कैसे निकलता है, एंगल निकलता है फाई, फाई निकलता है 10 इनवर्स 20.64 डिवाइडेड बाय 43.03, तो वो निकल गया ये यहाँ। अब इसका वो क्या लेना है, रूट लेना है आप, तो बस इसका रूट ले लो 47.62, इसका रूट ये आ गया 6.91। और इसका क्या करते थे आप, इसका इसका हाफ कर लेते थे एंगल। देखो ये क्वांटिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा याद रखना है यहाँ पे। ये रहा रूट आर, जो एंगल है उसका 5/2 कर दो, बस सिंपल। कहाँ रेक्टेंगुलर में आप उसको डिवाइड करते फिरोगे। ठीक है, तो ये सिंपल है, कैसे सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स है सिंपल। ठीक है, दूसरा इसको इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, आप अगर दिमाग लगाओगे 10 एंगल -30 है प्लस ये आपका रेक्टेंगुलर है, ये पोलर है, तो एक ऑप्शन ये है कि इसको पोलर में कन्वर्ट कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि इस पोलर को रेक्टेंगुलर में कर लो। तो फायदा क्या रहेगा, इस पोलर को रेक्टेंगुलर में कर लो, क्योंकि ऐड करना है, एडिशन रेक्टेंगुलर में इजी होता है। तो देखो इसको मैंने रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, वही 10 बाहर और एंगल अंदर क्या आएगा, cos ऑफ -30 प्लस जे साइन ऑफ -30, क्या आ गया। अब ये इसका मतलब क्या है, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब 3 - j5 को हम क्या लिख देंगे, 3 + j5। ओके, ये आ गया ऊपर दिस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर इन दोनों को पोलर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखो ये आ गया। अब इसको मैंने किसमें चेंज कर दिया, पोलर में। इसको भी किसमें चेंज कर दिया, पोलर में, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड पोलर में आसानी हो जाता है। इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, इन दोनों को क्या करोगे, ये -37 है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, -122 आंसर, सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म दीज साइनसोइडल्स टू फेजर। साइनसोइडल है ये पहला वाला, ये साइनसोइडल है, इसको किसमें चेंज करना है, फेजर में। तो उसके लिए आपको याद है ये वाला फॉर्मूला, अभी मैंने बताया आपको,
ये टाइम डोमेन है, इसको फेजर में चेंज करना है। फेजर में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, ये मैग्नीट्यूड तो एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, जो प्लस कॉस है ओमेगा टी के पास में जो भी फेज है वो एंगल फाइव में आ जाएगा। बस यही करना है हमें भी। ओके, तो देखो ये इसका कितना लिखोगे, 6 है, 6 लिख दिया मैंने बाहर आई के फॉर्म में, आई स्मॉल था कैपिटल आ जाएगा फेजर के फॉर्म में, ठीक है। 550 टी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 50। ओमेगा टी इज इक्वल टू 50 टी दे रखा है, ओमेगा टी होता है तो ओमेगा की वैल्यू 50 है, तो ओमेगा की वैल्यू से मुझे को मतलब नहीं है अभी। यहाँ पे कितना एंगल दे रखा है, -40, -40 कॉस था पहले, तो कॉस में कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट, -4 साइन 30t प्लस 50 डिग्री, इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले इस माइनस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं रख रहे हम, इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे। इससे सबसे पहले तो पहला तरीका ये है कि साइन को चेंज करो किसमें, कोसाइन में, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड किसमें डिफाइन किया हुआ हमने, टाइम डोमेन टू फेजर फॉर्म हमने कोसाइन में। तो साइन को कोसाइन में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हो, +90 या फिर -90। अगर आप +90 करते, -90 करते हो तो बेसिकली एज इट इज रहेगा, बाहर साइन नेगेटिव नहीं आएगा। बट अगर -90 का +90 करते हो तो बाहर साइन क्या आएगा, नेगेटिव, और ऑलरेडी नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। या फिर आप ये जानते हो, ये क्वांटिटी आपने पढ़ी है, माइनस साइन ए को हम लिख सकते हैं cos a प्लस 90 डिग्री। ओके, तो बस मैंने वही किया है, -4 साइन टी को मैंने क्या कर दिया, 4 एज इट इज था, cos 30t प्लस 50 तो ऑलरेडी दे रखा है, +90 किया मैंने। अगर ये माइनस साइन नहीं होता तो मैं -90 करता अंदर, ध्यान रखने वाली चीज, +90 की वजह से बाहर माइनस आ गया और ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। बस ये बन गया मेरे को, इसको और सॉल्व कर लो, 40 cos 30t प्लस 140, बस 4 का मेरा मैग्नीट्यूड, एंगल कितना दे रखा है, 140, ये आ गया, सिंपल। तो हमने साइनसॉइडल को फिगर में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइंड द साइनसॉइड रिप्रेजेंटेड बाय दिस फेजर। अब क्या दे रखा है आपको, फेजर दे रखा है। फेजर देखो तीन फॉर्म में हो सकता है फेजर, एक तो इस वाले फॉर्म पोलर फॉर्म में, या फिर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो आई किस में दे रखा है आपको, रेक्टेंगुलर दे रखा है। सबसे बेस्ट तरीका है, आप जो भी दे रखा है चाहे एक्सपोनेंशियल हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, उसको किस में चेंज करो, फेजर को ही, कौन से फॉर्म में, उसके पोलर के फॉर्म में। तो पोलर के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है यहाँ से, देखो ये पोलर के फॉर्म ही है। तो सबसे पहले आपको ये रेक्टेंगुलर दे रखा है, तो रेक्टेंगुलर को हम माइनस को किसमें चेंज कर दिया, ये रहा पोलर फॉर्म में। ये अंडर रूट ऑफ दिस 5 कहाँ से आया, 10⁻4/-3, ठीक है, ये आ चुका। अब इसको टाइम डोमेन में करना है, तो टाइम डोमेन में आप जानते हो 5 तो मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा, कॉस आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, एंगल कितना है, +126, बस आ गया, खत्म। ये मेरा साइनसॉइडल के फॉर्म में। इसको करते हैं, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप जानते हो J1, इसको हम क्या लिखते हैं, जे का मतलब होता है 90 डिग्री, ये ध्यान रखना हमेशा। जे का मतलब एंगल कितना है, 90 डिग्री, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, ये हमेशा याद रखना। J1 या फिर सिंपल जे का मैग्नीट्यूड होता है 1, पोलर फॉर्म के अंदर बात कर रहा हूँ, और एंगल होता है 90 डिग्री, ये आप पढ़ चुके हो फिर भी। तो जे क्या होता है, 1 एंगल 90 डिग्री, हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड 1 एंगल 90 डिग्री। तो देखो मैंने क्या किया है, J8 -20, अब दूसरा e की पावर -J20 दे रखा है। सबसे पहले बात कर रहे हैं जे, इस जे को तो भूलो एक बार, ये आपको दे रखा है 8 इंटू ई की पावर -J20। ये कौन सा फॉर्म है, फेजर का, एक्सपोनेंशियल। बट मुझे किस में कन्वर्ट करना है, पोलर। पोलर में क्या करते हो, मैग्नीट्यूड एज इट इज रहता है, एंगल कितना है, -20, तो ये एंगल -20, ये पोलर में कन्वर्ट कर दिया। तो जे को मैंने पोलर के फॉर्म में क्या लिखा, 1 एंगल 90, देखो ये रहा 1 एंगल 90, और 8 इंटू, इसको पोलर फॉर्म में क्या लिखा, 8 इंटू एंगल -20, बस। तो अभी मल्टीप्लाई में, तो 8 इंटू 1 दिस, और ये दोनों मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 90 -20 कितना हो गया, 870। तो ये मेरा पोलर फॉर्म में आ गया। अब इसको किसमें फॉर्म चेंज कर दो, साइनसॉइडल में। साइनसॉइडल में कैसे करोगे, मैग्नीट्यूड
5 की जगह 8 आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी एज इट इज आ जाएगा +70 डिग्री आ जाएगा। ये रहा। तो प्रैक्टिस से आपका फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पे इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये आपके बेसिक्स ऑफ एसी, ये सब आप पढ़ चुके हो बट अवेयर नहीं हो, इन पे आपको कमांड करनी है ताकि कभी दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी, किसी इनसे आप मशीन के अंदर, पावर सिस्टम के अंदर, इनसे आप डील करते जाओगे, क्योंकि ये सारी कॉम्प्लेक्स चीजें, फेजर फॉर्म, ये सब वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सब वहाँ कहाँ याद करता रहो, इसलिए प्रैक्टिस है एसी, बेसिक्स ऑफ एसी की। दूसरा मैं आपको ध्यान दिलाऊं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बेसिक्स ऑफ डीसी पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने थ्योरम्स पढ़े थे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हमने बेसिक्स ऑफ डीसी पढ़ा था, फिर सेकंड हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ बेसिक्स ऑफ डीसी, उसके बाद थ्योरम्स। ठीक है, थ्योरम्स के बाद में हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, और अब हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ एसी। आपके फर्स्ट मिड टर्म के अंदर, ढंग से सुनना क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट मिड टर्म के अंदर बेसिक्स ऑफ डीसी आएगा, थ्योरम्स आएगा, और बेसिक्स ऑफ एसी आएगा। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर है वो हम मैं सेकंड मिड टर्म में दूंगा। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करती जाइए, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट हो, इसलिए मैं उसका असाइनमेंट नहीं दे रहा अभी, उसका असाइनमेंट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो अभी सेकंड मिड टर्म में आएगा, तो सेकंड मिड टर्म में आएगा उससे पहले मैं असाइनमेंट दे दूंगा उसका, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। फिर भी आपके पास बुक है, बुक से प्रैक्टिस करिए फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की। जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो मेरे को, बट आपका फर्स्ट मिड टर्म के अंदर बेसिक्स ऑफ डीसी, बेसिक्स ऑफ एसी एंड थ्योरम, ये वाला पार्ट आएगा मोस्टली। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।